जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए एग्ज़ाम फास्टर, ठीक है, एग्ज़ाम फास्टर 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसमें जो है एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पार्ट 1 से लेकर के। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम फास्टर जो है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बन करके निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है बताइए। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। किसके जरिए? तो याद रखिएगा बातचीत करने के द्वारा ही, यानी बातचीत के जरिए जो है जो कुछ भी मन में मवाद या जो भी धुआं जमा रहता है वह बहस नहीं बल्कि बातचीत के जरिए जो है वह बाहर निकल पड़ता है। ठीक है, क्या बन करके? तो भाप बन करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, पंडित बालकृष्ण भट्ट पर निबंध। देखिए अगर हम लोग बालकृष्ण भट्ट की अगर बात करें तो इनका जन्म आपको याद होना चाहिए 3 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगर मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो मृत्यु आपको याद होना चाहिए कब? तो 20 जुलाई जो है 1914 को हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए बालकृष्ण भट्ट को यानी किस युग के रचना, मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के रचनाकार है। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम लोग बात करें बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में तो इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। जन्म स्थान क्या अगर हम लोग बात करें तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? चलिए जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो आपको याद रखना है जन्म स्थान इनका कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम आपको याद रखना है पार्वती देवी, ठीक है। और पिताजी का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। आइए हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट के जो मन था, ठीक है, तो उनके पढ़ाई में, ठीक है, जैसे कि आप इनके समझ सकते हैं, तो उनके दिलो दिमाग में, किनके दिलो दिमाग में, यानी बालकृष्ण भट्ट के दिलो दिमाग में, तो उनके माता जी ने पढ़ने की जिज्ञासा पैदा की, पढ़ने की रुचि पैदा की, ठीक है, एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा की। तो किसने की? तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी। किनके? तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी। आइए हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते चलिए, ये मतलब इस तरीके से समझने के लिए ये जो हम फोटो लगाए हैं इस तरीके से उनके माता जी हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए आगे जो हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चलते हुए इस तरीके से जो है 12th क्लास की हिंदी को, ठीक है, और अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। ये देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के जो है प्रमुख रचनाकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। याद रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इन्हें जो है हिंदी का एडिशन कहा है। किनको कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को कहा है। किनको कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का एडिशन कहा है। हिंदी का एडिशन किसे कहा गया? तो हिंदी का एडिशन जो है रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट जी को कहे। याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट ने निबंध, उपन्यास और नाटकों की रचना करके हिंदी को एक समर्थ शैली दी। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने। उनके 5 निबंध संग्रहों में साहित्य सुमन और भट्ट निबंध माला के 4 भाग सम्मिलित हैं। आपने 8 उपन्यास और 19 नाटक लिखे। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए ब्रिटेन की सत्ता भट्ट जी को भयावह जान पड़ती है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं ब्रिटेन की सत्ता, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटेन की सत्ता भट्ट जी को भयावह जान पड़ती थी। उन्होंने देश की पराधीनता और अंग्रेजों की भयानक प्रवृत्ति पर सन 1878 ईस्वी के हिंदी प्रदीप में लिखा था। अब स्वाधीनता भाव जो है मानो जो है अस्त हो गया है। उन्होंने ऐसा जो है भारतीयों को दिलासा दिलाया था जो कि मतलब भारत जब हम लोग गुलाम थे, मतलब किनके? तो अंग्रेजों के। तो ये दिलासा दिलाते हैं कि ऐसा मानिए कि अब स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता भाव जो है मानो अस्त हो गया है। हम जिधर ही दृष्टि फैलाते हैं उधर ही ब्रिटेन की रुद्र मूर्ति का दर्शन करते हैं। बोध होता है मानो श्वेत मूर्ति भीषण। आइए हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप लोग सिस्टमेटिक वे से देखते चलिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर समझते चलिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, ठीक है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बताइए, यह जो पंक्ति है किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही जो है, यह पंक्ति किस कहानी में? बताइए, रोज में है, ओ सदा नीरा में, एक लेख और एक पत्र में है, उसने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज में है कि वो सदा नीरा में है कि वो एक लेख और एक पत्र में है कि उसने कहा था? किस में है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस कहानी में है? तो याद रखिएगा किस में है? उसने कहा था में है। किस में है? तो उसने कहा था में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मतलब यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि 1915 में जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का क्या लगाएं? मरहम लगाएं। क्या लगाएं? बोली की जो है मरहम लगाएं। क्या लगाएं? बोली की जो है मरहम लगाएं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यह कहानी, ठीक है, मतलब कौन? उसने कहा था। यह कहानी उसने कहा था यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियों में से है, ठीक है, 3 कहानियों में से प्रचलित कहानी है। उसने कहा था का रचना काल कब है? उसने कहा था का रचना काल कब है? उसने कहा था कहानी कब लिखा गया है? तो 1915 में लिखा गया। आइए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपका जो है एग्जाम का तैयारी जो बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक में बहुत अच्छे तरीके से होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लहना सिंह, उसने कहा था का नायक है। कौन है? तो लहना सिंह जो है, लहना सिंह, ये उसने कहा था का क्या है? नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो याद रखिएगा लहना सिंह है, यानी उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। आइए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1915 को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी को तत्कालीन समालोचकों ने, अच्छा इस पर फिल्म भी बनाया गया है। उसने कहा था इस पर फिल्म भी बनाया गया है, याद रखिए, ठीक है। तो 1915 में यह जो है प्रकाशित हुआ, किस में? तो सरस्वती पत्रिका में, ठीक है, उस प्रकाशित हुआ। उसने कहा था, याद रहेगा, कहानी को तत्कालीन समालोचकों ने उस युग की आधुनिक कहानी माना था। भले ही आज का यह आधुनिक कहानी न हो, लेकिन उस युग की, ठीक है, 1915 के आसपास में जब यह कहानी जो प्रकाशित हुआ तो उस कहानी का, उस समय का जो यह कहानी था आधुनिक कहानी माना गया था। गुलेरी द्वारा रचित पहली कहानी सुखमय जीवन मानी जाती है, लेकिन गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया पहली कहानी जो है क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? तो सुखमय जीवन है। क्या है? तो सुखमय जीवन है। आइए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि देखिए कि दरअसल इसका नाम ही साहित्य प्रेमी रसिया पाठकों को अपनी ओर खींचता है। मतलब जो भी इसको पढ़ेगा उस, मतलब यह कहानी जो है उसको जो पढ़ेगा उसको अपने तरफ खींच लेगा। मतलब एक तरह से जोश जुनून पढ़ने पर एक अलग तरीके का आनंद आएगा और बाध्य कर देता है कहानी पढ़ने के लिए। यही वजह है कि कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका शीर्षक उसने कहा था रखा। जैसे ही कोई व्यक्ति सुनेगा कि उसने कहा था, तो ऐसे मन में भाव आ जाए कि क्या कहा था, तो लोग इसको जानने की इच्छा करने लगेंगे कि क्या कहा था। बस इसी के चक्कर में कहानी को पढ़ने लगेंगे, ठीक है। मतलब उसने कहा था, तो मन में ऐसे भी समय अभी जैसे भाव प्रकट हो जा रहा है कि आखिर उसने क्या कहा था। जैसे कहा जाएगा कि उसने कहा था, तो किसी को भी ये जानने की इच्छा हो जाएगी कि उसने क्या कहा था। तो ऐसे ही मन में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। लोग इसको कहानी आखिर सोचेंगे कि उसने क्या कहा था और इस तरीके से कहानी को पढ़ लेंगे। यानी कहानी जो है उसने कहा था, यह कहानी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेगा। ये देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका शीर्षक उसने कहा था रखा। शीर्षक के गुण के चलते ही बॉलीवुड में 1960 में, याद रखिएगा कब? 1960 में जो फिल्म बनी और उसका नाम उसने कहा था रखा गया। ये इन पर जो है उसने कहा था, इस पर कहानी कब बनी? तो 1960 में। कब? 1960 में। ये देखिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद यहाँ पर रखते चलिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए 1960 में जो है कहानी बनी थी। इसके बाद में हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लहना सिंह हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक नायक है। वह उस दौर के भारतीय युवा का प्रतिनिधि है। वह संभवतः ग्रामीण किसान परिवार का है, ठीक है, जो अपने मामा के यहाँ कहाँ अमृतसर में 12 साल की उम्र में रहने आ गया, ठीक है, और जवान होने पर फौज की नौकरी में क्या हो गया? तो लग गया। कौन? लहना सिंह। याद रखिएगा कौन? लहना सिंह। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या है? हजारा सिंह। यानी सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह है। आप लोग जैसे कि कहानी पढ़े होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम हजारी सिंह था। हजारी सिंह नहीं बल्कि
कि हजारा सिंह था। यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक हैं कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बोधा सिंह हजारा सिंह, ठीक है, बोधा सिंह हजारा सिंह मतलब सूबेदार व सूबेदारनी का क्या है? तो बेटा है। क्या है? तो बेटा है। कौन है? बोधा सिंह है। लाना सिंह तो सिपाही है जो बोधा सिंह को और उसके पिता सूबेदार हजारा सिंह को बचाता है, यानी बेटा और पिता को बचाता है कौन? लाहना सिंह बचाता है, ठीक है, माँ की बात को मान करके, यानी सूबेदारनी की बात को मान करके सूबेदारनी से वादा करता है कि हम जरूर बचाने की कोशिश करेंगे। किसने वादा किया? तो लाहना सिंह ने वादा किया। आइए हम लोग समझ लेते हैं। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी की मूल संवेदना जो है भावनात्मक संबंध और मानवीय मूल्य है। उसने कहा था कहानी भावनात्मक संबंधों के आधार पर मानवीय मूल्यों के पुनर्निर्माण की कहानी है। आइए हम लोग आगे भी समझ लेते हैं इससे। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देखते चलिए, हम लोग एक तरीके से ये जो है तो बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग रिवीजन कर पा रहे हैं, जैसे कि आपके सामने भी है। ये देखिए, आगे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, देखिए तुर्की मौलवी जो है गांव में आकर के क्या कहता है, ठीक है, लाहना सिंह के गांव में। तो तुर्की मौलवी लाहना के गांव में आकर वहां के व्यक्तियों को प्रलोभित करता है, लालच देता है, ठीक है, तरह तरीके की बातें कहता है। उन बातों से लोगों को अपने तरफ जो है आकर्षित करने की कोशिश करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह बच्चे होने की दवाइयाँ को भी बांटता है। इस तरीके से मतलब वह जो है लोगों को अपनी तरफ अपने बात को सुनाने के लिए आकर्षित करना चाहता है। वह गांव वालों को बोलता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम सारे लोगों के जो भी दुख होंगे, सारे के सारे दुख और सारे के सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन का आनंद लेने लगोगे। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहता है तुर्की मौलवी कहता है। ऐसा कौन कहता है? तो तुर्की मौलवी कहता है। याद रहेगा। चलिए, ऐसा कौन कहता है? तुर्की मौलवी कहता है। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, लाहना सिंह की पसली में गोली लगी थी। लाहना सिंह को कहाँ गोली लगी थी? लाहना सिंह को पसली में गोली लगी थी, जबकि सूबेदार हजारा सिंह को कंधे में गोली लगी थी, ठीक है, याद रहेगा ना। तो लाहना सिंह को कहाँ गोली लगी थी? पसली में गोली लगी थी। कहाँ गोली लगी थी? पसली में गोली लगी थी। चलिए याद रखिएगा आप लोग। ये देखिए, लाहना के गाँव में एक तुर्की मौलवी पहुँचकर वहाँ के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उनको मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम सारे लोग के जो भी कष्ट होंगे सारे के सारे दूर हो जाएंगे। इस तरीके से जो है वह मौलवी जो है मतलब तुर्की मौलवी जो है भटकाने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब जर्मनी से लड़ाई हो रहा था इंग्लैंड वालों का, और इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ने गया था? बताइए, इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ने गया था? बताइए, इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ने गया था? आपको याद होना चाहिए, लाहना सिंह गया था, ठीक है। कौन गया था? लाहना सिंह गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सरदार लाहना सिंह का जन्म जो है 1825 में एस गंगाराम के घर हुआ था। किनके घर हुआ था? 1825 में हुआ था जन्म लाहना सिंह का। 1825 में जन्म हुआ था और 1914 यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे देखिए, सरदार लाहना सिंह का जन्म जो है 1825 में एस गंगाराम के घर हुआ था। लाहना सिंह ने 28 साल की उम्र में जो है ब्रिटिश भारतीय सेनाओं में जो सेवा जो है शुरू कर दी, ठीक है, सेवा देना जो है शुरू कर दिया। ये देखिए, लाहना सिंह जो है अमृतसर के रहने वाले थे। लाहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। और एक लड़की भी थी, वो भी अमृतसर की ही रहने वाली थी। लेकिन सवाल पूछेगा लाहना सिंह का जहाँ रहता था उस जगह का नाम क्या था? तो लाहना सिंह जिस मतलब जगह पर रहता था उसका नाम क्या था? मांझा, यानी मांझे, ठीक है, याद रहेगा ना, मांझा। और लड़की मंगरे में, ठीक है। लड़की सब खाना बनाती है तो मंगरेल ऐसा करती है, तो इसे याद रखिएगा। लड़की कहाँ रहती थी? मंगरेल मतलब मंगरे में, ठीक है, मंगरे मतलब मंगरेल, ठीक है, और लड़का तो मांझे में। आइए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। हिंदी की सर्वप्रथम प्रेम कहानी कौन है? बताइए, उसने कहा था, याद रहेगा। ये देखिए, इस पर फिल्म भी बनाया गया है, ठीक है। ये कौन है? ये हैं आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, उसने कहा था, ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? बताइए, दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है? तो याद रखिएगा, किसके?
याद रखिएगा, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले देखते हैं कि ये देखिए, दलविहीन लोकतंत्र में दलों या विचारधाराओं के किसी विशेष दल या व्यक्ति की अधिक शक्ति नहीं होती है, इसमें लोकसभा और जनमत की अहमियत होती है। साम्यवाद भी एक प्रकार का लोकतंत्र है, लेकिन इसमें समाज के अंतर्निहित प्रयासों को महत्व दिया जाता है और इसमें समाजवाद का तत्व होता है। इसमें क्या होता है? समाजवाद का तत्व होता है। आइए, भारत के चुनाव आयोग के मई 2023 के नवीनतम प्रकाशनों और उसके बाद की अधिसूचनाओं के अनुसार जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितने राष्ट्रीय पार्टी है? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 55 राज्य पार्टी है। ठीक है, और 2597 जो है गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। अगर हम लोग देश की बात करें, चुनाव लड़ने वाली सभी पंजीकृत पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध प्रतीकों की सूची में से एक प्रतीक जो है चुनना होता है। ये देखिए, ठीक है। आइए हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते चलिए, देखिए आप जो है देखते चलिए, बहुत अच्छे तरीके से जो आपकी तैयारी हो पाएगी। चलिए यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, याद होगा आपको, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक किनको कहा जाता था? जननायक कहा जाता था कर्पूरी ठाकुर जी को। जननायक किनको कहा जाता था? कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, और लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण जी को। ये देखिए, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है? बताइए, किसी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है? तो याद रखिएगा, इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम 1978 का पालन किया जाता है, जिसके मुताबिक किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में जो है लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव लड़ना होता है। ठीक है, 4 या 4 से अधिक, ठीक है, तब उसको क्या जो है राष्ट्रीय पार्टी मान लिया जाता है। इसके साथ ही इन चुनावों में उस पार्टी को कम से कम कितना 6%, कितना प्रतिशत? 6% वोट जो है हासिल करने होते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार का महापुरुष कौन कौन है? बताइए, बिहार के महापुरुष कौन कौन है? आपको याद होगा बिहार के महापुरुष कौन कौन है। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, जैसे कि आप यहाँ पर लाइव रहते तो कमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। बताइए, बिहार के महापुरुष कौन कौन है? 3 महापुरुष का, सिर्फ 3 महापुरुष के नाम बता दीजिए। मात्र 3 महापुरुष के आप लोग जो है नाम बता दीजिए। बिहार के 3 महापुरुष के नाम बता दीजिए। बहुत यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, ये देखिए ऊपर से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, इधर से इधर चलना है। ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट, ठीक है, इधर से इधर चलना है। तो ये कौन है? ये है सच्चिदानंद मिश्रा। ये कौन है? ये है जयप्रकाश नारायण जी और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन है? ये बताइए, ये कौन है? श्री कृष्ण सिंह। और ये कौन है? कर्पूरी ठाकुर। ये कौन है? कर्पूरी ठाकुर। याद रहेगा। चलिए एक बार और जो है हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए, ये कौन है? बताइए, ये कौन है? ये है सच्चिदानंद। ये कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर नहीं बल्कि क्या, जयप्रकाश नारायण। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह ये हैं और कर्पूरी ठाकुर जो है ये हैं। तो याद रहेगा, पद समान से हमेशा ऊंचा रखा अलग बिहार का जो है सपना इन्होंने बहुत नाम किया। बिहार का सच्चिदानंद सिन्हा बिहारी अस्मिता का बोध जगाने वाले पहले नेता थे। ठीक है, आइए इस प्रकार के और भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये जयप्रकाश नारायण जी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। युवा राजनीति को नई दिशा देते हुए संपूर्ण क्रांति का शंखनाद करने वाले महान नेता जयप्रकाश नारायण, आपको याद होना चाहिए। ये देखिए, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, कब? 5 जून 1974 को जो है एक तरीके से बहुत काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे पटना के गांधी मैदान में। और 5 जून 1974 को जो है इन्होंने छात्र आंदोलन को एकदम पूरे के पूरे देश में जो है इन्होंने फैला दिया था। पूरे के पूरे देश में जो है जयप्रकाश नारायण ने जो है नाम कर दिया था, एक तरीके से पूरे देश में आगाज कर दिया इन्होंने। बिहार से स्टार्ट हुआ जो, ये कौन? आपको याद होना चाहिए, छात्र आंदोलन पूरे के पूरे देश में जो है प्रचलित हो गया। और उसके जो है उसके क्या बोलते हैं, अगुवाई करने वाले कौन थे? तो अगुवाई करने वाले हमारे ही बिहार के एक तरीके से महापुरुष कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। आइए कुछ उन्हीं से जुड़े हुए बातों को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये जो है जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, ये कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी है। ये देखिए, इनका नाम जो है क्या है? जयप्रकाश नारायण है। इन्हें अन्य नाम जेपी भी कहा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है और बचपन में इन्हें बाउल भी कहा जाता था। बाउल नाम से पुकारा जाता था इनको। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को बाउल नाम से भी पुकारा जाता था। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
ठीक है। जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 को जो है इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान सिताब दियारा बिहार में हुआ था। सिताब दियारा बिहार जो बलिया और ये क्या बोलते हैं सारण के बीच में जो पड़ता है, ठीक है, बिहार के और यूपी के बीच में पड़ता है। सिताब दियारा ये गाँव है। इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ये कौन है? जयप्रकाश नारायण। आप लोग फोटो से भी देख लीजिए इस तरीके से। ये देखिए जयप्रकाश नारायण जी है। ये देखिए आज जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी है ये। चलिए जयप्रकाश नारायण जी है ये, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए तो ये कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जो है 1974 में जो इनको बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी अस्वस्थ रहते हुए भी जो है इन्होंने छात्र आंदोलन की एक नई जो है नींद जगा दी थी। चलिए और पूरे के पूरे देश में जो है इन्होंने पूरा नाम कर दिया था। कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी। ये कौन है बताइए? ये कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है, ठीक है। ये देखिए ये जयप्रकाश, ये तो दिल्ली के हैं, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जी देखिए ये कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हम लोग जो है बात कर लेते हैं। ये देखिए आगे जो भी है हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में। ये देखिए फांसी यहाँ पर फांसी दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है एक थे जज थे। कौन थे? जज थे। उन्होंने फांसी को सज़ा सुनाने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भगत सिंह को फांसी को सुनाना उन्होंने मंजूर नहीं माना, क्योंकि वे भारतीय थे, सच्चे भारतीय थे। ये देखिए क्योंकि वैसे भी भगत सिंह तो बेकसूर ही न थे, उनमें कसूर क्या था? ये देखिए आज भगत सिंह होते, जब देश आज़ाद होता, भगत सिंह होते तो फिर अलग ही प्रकार का देश होता है। वे समाज सेवक थे। कौन? लोकनायक, ठीक है। जिन्हें जयप्रकाश नारायण जी वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरने के बाद, देखिए 1979 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1999 में कितना 20 साल के बाद जो है मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। किनको किया जाता है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए जो 1965 में जो है क्या दिया गया? समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिया गया था जब वे जीवित थे। पटना के हवाई अड्डा का नाम उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। पटना का हवाई अड्डा उन्हीं के तो नाम पर है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ये देखिए पटना का गांधी मैदान, पटना का हवाई अड्डा जो है। 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति के 2 शब्द का उच्चारण किया कि क्रांति शब्द नया नहीं था, लेकिन संपूर्ण क्रांति नया था। गांधी परंपरा में समग्र क्रांति का प्रयोग होता था। याद रखिएगा इस बात को। ये देखिए भारत रत्न जीतने वाले बिहार से पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए भारत रत्न जीतने वाले बिहार से पहले व्यक्ति कौन थे? चलिए आप लोग सोचिए कि कौन थे, कि भारत रत्न जो है जीतने वाले बिहार के पहले लाला कौन थे? बताइए बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? आपको याद होना चाहिए ऐसी बातें। यदि आपको याद नहीं है तो ये आप में ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये सब बात आपको याद होनी चाहिए। बताइए कौन थे? चलिए आपको याद होगा, बताइए कौन थे? चलिए आपको याद होना चाहिए। चलिए आपको यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए विधान चंद्र राय बिहार की, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में जन्म लेने वाले एक पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय बिहार के पहले सपूत थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो बिहार के पहले ऐसे सपुत्र थे, बिहार के पहले ऐसे पुत्र थे। उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 1 साल पहले 1961 में जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि मृत्यु के बाद भारत रत्न किसे मिला, कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको मरने के बाद जो है भारत रत्न दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए। ये देखिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये सारे के सारे मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद अरुणा आसफ अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्री राजीव गांधी और श्री के कामराज को भी सम्मानित किया गया है। इस बात को आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते चल रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग चल पाएंगे और क्लास जो भी है बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। ये देखिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की भी बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए आपको याद होना चाहिए जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे और उस दिन कौन सा त्यौहार था। याद रखना है इस बात को कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे और उस दिन कौन सा त्यौहार था। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा।
याद रखिए 1942 9 नवंबर 1942 की सुबह तो एक सामान्य सुबह थी, लेकिन उसकी रात एक विशेष रात थी। उस रात हजारीबाग केंद्रीय कारागार की दीवार फांद कर जेल से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जो है फरार हो गए थे। इस बात को बिहारी ये इस तरीके से तब जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जमकर दिवाली का जश्न मनाया था। दरअसल 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसने अंग्रेज़ों की जो है नींद उड़ा दी, और महात्मा गांधी की भी जो है इसमें बहुत सराहनीय बात है। ये देखिए, जैसे कि हम लोग देखते चल रहे हैं, आगे की जो हम लोग बात करते चल रहे हैं, ये देखिए। चलिए, यहाँ पर जो है ये अर्धनारीश्वर के लिए है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोग भी यहाँ पर जानते भी हैं, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली जो है क्या है 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर की है। किसकी है? तो अर्धनारीश्वर की है। आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधा, मतलब आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास होता है, तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास होता है। भगवान का यह रूप संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के 2 पहलू है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अतः ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि पुरुष ज़्यादा, ठीक है, उसको कभी ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और स्त्री को कम महत्व देना चाहिए। दोनों को लगभग समान महत्व देना चाहिए, दोनों को समान मानना चाहिए। ये देखिए, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है? बताइए, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? चलिए, आप लोग को याद होना चाहिए अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। चलिए, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है? चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, अर्धनारी रूपी के पीछे किंवदंती यह है कि यह भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वे एक ही इकाई में विलीन हो जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है यह मिलन ब्रह्मांड के भीतर, ठीक है, यह मिलन जो है ब्रह्मांड के भीतर मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के संतुलन और सद्भाव और एकता के महत्व को क्या करता है? तो दर्शाता है। क्या करता है? तो दर्शाता है। अर्धनारीश्वर को किसने बनाया है? बताइए, तो अर्धनारीश्वर को किसने बनाया है? चलिए, अर्धनारीश्वर को किसने बनाया है? पुस्तक 13वां में शिव पार्वती को उपदेश, शिव जो है पार्वती को उपदेश देते हैं कि उनका आधा शरीर उनके शरीर से बना है। स्कंद पुराण में यह बात कहा गया है कि पार्वती शिव से अनुरोध करती है कि वे उन्हें अंग से अंग गले लगाकर अपने साथ रहने की अनुमति जो है दे। कौन कहती है? पार्वती जी कहती है। और इस तरह जो है, तो मतलब क्या कह सकते हैं, इस तरह से जो है मतलब अर्धनारीश्वर का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए अर्धनारीश्वर जो है मालती के बारे में अभी बहुत जल्दी जो है हम लोग मालती जी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ पर जो है आप पहले देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये आधा शरीर जो है शिव जी का है, आधा पार्वती जी का। ठीक है, अर्धनारीश्वर आधा शरीर पुरुष का, आधा जो है स्त्री का है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अर्धनारीश्वर, देखिए आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष है। ठीक है, आइए इस तरीके से और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो है हम आपको और दिखाते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्ट क्लास जो है ये होने वाला है। ठीक है, यह जो क्लास जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा। आइए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर जो है पुरुष का है। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वर का मतलब, तो अब ये तक आप लोगों ने ज़रूर ही समझ लिया होगा कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, कि आधा शरीर जो है स्त्री का होगा और आधा शरीर जो है पुरुष का होगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये क्लास और वीडियो होने वाला है। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये देखिए आधा शरीर इस तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पर आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। देखिए देखिए यहाँ पर देखते चलिए। ठीक है, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से तो जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की जो बात करेंगे और इस तरीके से अब चैप्टर नंबर 4 पर हम लोग। आइए अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देख लेते हैं। उससे पहले
यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक ही मर जाता है। ये देखिए कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, बिहार के बेगूसराय में इनका जन्म जो है हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। उसको क्या, उसके पास क्या क्षमा मांगना जिसके पास कोई मतलब जो है विष ही ना हो, तो उससे क्षमा क्या मांगना, क्षमा उससे मांगो जिसके पास विष हो। ठीक है, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। बताइए, ये आप लोग फैसला कीजिएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए, ऐसा जो है कथन जो है किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिला में। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर जी से जुड़े हुए और भी बहुत सारे बात हैं, आइए उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। आगे ये कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये देखिए, इस तरीके से जो इनका बहुत ही अच्छा कथन है। ये ऊंच नीच का भेद न मानो, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। त्याग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। ठीक है, कायर जो होता है वहीं दहल जाता है। अगर दुख समय है तो कायर ही उससे दहल जाएगा, कायर हूँ उससे हार जाएगा। लेकिन जो जीतने वाला होगा, जो क्या होगा, कर्मवीर होगा, वो कभी नहीं हारेगा, उसको अच्छे तरीके से सह लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में जो राह बनाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से जो है इनका है, किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। जन कवि और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है, ठीक है, इनकी जयंती पर जो है हम लोग को भी सत नमन होना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को, और मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए, आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर जी थे। कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर जी थे, अर्धनारीश्वर के लेखक थे। अर्धनारीश्वर क्या है, बताइए, अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर क्या है आपको याद होना चाहिए, निबंध है। क्या है, निबंध है। ये देखिए, महान कवि साहित्य, महान हिंदी साहित्यकार, राष्ट्र कवि हैं। ये कौन, रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए क्वेश्चन अब क्या है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। बताइए, रोज कहानी आप तो पढ़े हैं ना, तो उसमें बताइए कि उस शीर्षक कहानी में जो है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। किसने पूछा, तो याद रखिएगा किसने पूछा, लेखक ने पूछा। लेखक जो कि उसके भाई थे और उससे मिलने गए हुए थे। किससे, मालती से मिलने गए हुए थे। आपको याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम फास्ट है इसीलिए इसमें इतना चीज़ को उतना मतलब हम लोग थोड़ा बहुत तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप तो वैसे पहले से कहानी पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 5 पाठ पर आ गए हैं, पाठ 5 पर आ गए हैं। इस तरीके से 6 पर भी हम लोग जाएंगे, भगत सिंह के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ये देखिए, आइए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये कौन है, ये सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान गया है। अगर कोई ये कहीं साइकिल से जा रहे हैं और कोई चाल कर रहा है तो इस तरीके से चाल करेगा, ओ सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान गया, जब तक कि आगे ही निकल जाएंगे। ठीक है, इनका नाम बहुत बड़ा है, कहा नाम ये चाह रहे हैं। ये देखिए, कठिन गद्य के प्रेत, व्यष्टि चेतना एवं नई कविता के प्रयोगवादी कवि हैं। ये देखिए, आगे यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं ये कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान गया है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए इनके कुछ शब्द हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी घुरगर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। ये देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पर इस तरीके का जो है कथन सुनने को मिल रहा है। इस तरीके के जो शब्द हैं ये आपको जोशित कर सकते हैं, आपके अंदर पढ़ने में लगन पैदा कर सकते हैं। इस तरीके का जो, तो इस तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो रोज़ क्या है, रोज़ एक कहानी है। रोज़ क्या है, एक कहानी है, याद रखिएगा। रोज़ क्या है, तो एक कहानी है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यान गया जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। और मृत्यु की अगर बात करें तो 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। हिंदी में अपने समय के
सबसे चर्चित कवि, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार, संपादक या और अध्यापक रहे। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका जन्म तो आपको मालूम होना चाहिए 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के खसिया, जिसका नाम क्या है अब शायद कुशीनगर हो गया है। पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में जो है इनका जो है बचपन बीता था। याद रखिएगा इस बात को। मालती के पति कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? तो 7 बजे चले जाते हैं। कितने बजे चले जाते हैं? 7 बजे चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वह एक पहाड़ी गांव में जो है सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। उसकी हैसियत से उन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः 7 बजे जो है डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 2 या 1:30 बजे जो है फिर लंच के लिए लौटते हैं। इस तरीके से जो है उनका जीवन है। किनका जीवन है? तो मालती के पति महेश्वर जी का जीवन है। और मालती तो घर में घिस करके काम कर के थक जाती है। रात को 11 बजे सोने जाती है। इस तरीके से कुछ मालती की जीवन है। तो अपनी सब किसी की अपनी अलग अलग जीवन होती है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है मालती, यहाँ पर मालती क्या है बताइए? मालती क्या है? कहानी है। मालती क्या है? कहानी है। मालती क्या है? कहानी है। याद रखिएगा इस बात को। मालती क्या है? तो कहानी है। मालती क्या है? तो कहानी है। और इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम क्या है बताइए? इसके लेखक का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है, याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं। देखिए, मालती और पति महेश्वर की संतान का नाम क्या है? तो टीटी है। संतान का नाम क्या है? टीटी है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मालती सुगंधित फूलों वाली एक लता। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये होता है सुगंधित। मालती का मतलब क्या होता है? सुगंधित फूलों वाली एक लता, मतलब लिंग की अगर बात करें तो लड़की। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। उनके जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रखर कवि होने के साथ ही साथ अज्ञेय की फोटोग्राफी भी उम्दा हुआ करती थी और यायावरी तो शायद उनके देव प्रदत्त ही थी। आइए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से जो हम लोग क्लास को और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है बताइए? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है बताइए? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, आपको याद होना चाहिए कि भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वीर गति जो है उनको मतलब शहादत यानी फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो ये 7:7:30 के समय है। ठीक है, आइए आपको यहाँ पर याद रखना है, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे वे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व जो है इन्होंने क्या किया इन्होंने बताइए क्या किया? चलिए, इन्होंने क्या किया आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का क्या किया इन्होंने? मुकाबला किया। क्या किया इन्होंने? तो मुकाबला किया। क्या किया? तो इन्होंने मुकाबला किया। आइए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग भगत सिंह के यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले कौन थे? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले पहले कौन थे? खुशवंत सिंह के पिता। खुशवंत किसके पिता? तो खुशवंत सिंह के पिता ने दी थी भगत सिंह के खिलाफ गवाही। बचपन में भगत सिंह के ऑटोग्राफ लेने जेल पहुंच गए थे, जबकि उन्हीं के पिता सरदार शोभा, ठीक है, खुशवंत सिंह के पिता, ठीक है, सरदार शोभा सिंह की गवाही पर भगत सिंह व उनके साथियों को जो है फांसी हुई थी। तो किनके गवाही पर? सरदार शोभा सिंह की गवाही पर। किनकी गवाही पर? सरदार शोभा सिंह की गवाही पर। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आइए हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सरदार शोभा सिंह, याद रहेगा ना नाम? क्या नाम है? तो सरदार शोभा सिंह है। क्या नाम है? तो सरदार शोभा सिंह। ये देखिए भगत सिंह, ये जब देश आज़ाद हुआ अगर होते तो देश कितना आगे होता आप सोच सकते हैं। भगत सिंह के हमारे ख्याल से देश तो और उनके रहने के चलते तो पीछा होता ही नहीं, ज़रूर ही आगे होता, कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ आगे होता। ये देखिए, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले कौन थे? तो आपको याद रखना है कौन थे। चलिए,
खुशवंत सिंह के पिता ने दी थी भगत सिंह के खिलाफ जो है गवाही। और कौन? तो सरदार खुशवंत सिंह के पिता सरदार शोभा सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये कौन है? ये है भगत सिंह। ये कौन है? भगत सिंह है। ये कौन है? सुखदेव है। ठीक है, और ये राजगुरु हैं। ये सुखदेव हैं, ये राजगुरु हैं, और ये कौन है? भगत सिंह है। आज़ादी के मतवालों को फांसी का डर नहीं था। आज़ादी के मतवालों को फांसी का नहीं था डर। ये रियलिटी है, सही बात है, ये सही बात है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे जो है हम लोग देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख और एक पत्र क्या है? चलिए एक लेख और एक पत्र क्या है? सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? बताइए, सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? तो याद रखिएगा 17 दिसंबर 1928 को क्रांतिकारी भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी। चलिए इस बात को याद रखिएगा। चलिए मृत्यु के बाद जो है भगत सिंह के शरीर का क्या किया गया? मृत्यु के बाद जो है भगत सिंह का शरीर का क्या किया गया? आपको याद होना चाहिए क्या किया गया था। चलिए सही से उनको जो है नहीं किया गया था, आपको याद होना चाहिए क्या किया गया था। क्या किया गया था? तो ये देख लीजिए, इसको देखिए। जैसे कि मतलब क्या हुआ कि जेल अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार में एक छेद तोड़ दिया, शवों को हटा दिया और गुपचुप तरीके से जो है गंडा सिंह वाला गांव के बाहर अधेड़े की आड़ में जो है 3 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर राख को लगभग 10 किलोमीटर दूर सतलुज नदी में फेंक दिया। किस नदी में फेंक दिया? सतलुज नदी में फेंक दिया। कितना दूर? तो 10 किलोमीटर दूर, मतलब 6.2 मील फिरोजपुर से। कहाँ से? फिरोजपुर से 10 किलोमीटर दूर सतलुज नदी में जो है उनकी राख को जो फेंक दिया, ताकि कोई सबूत ना मिल पाए, कोई सबूत ना मिल पाए। ये देखिए उनके नाम पर जो है ये कॉलेज बनाया गया है, अमर भगत सिंह, अमर शहीद, ठीक है, भगत सिंह इंटर कॉलेज। रसना है, बलिया में है। ठीक है, याद रखिए कहाँ है? बलिया में है। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके से जो हम लोग, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं उन्हीं के नाम पर जो है कॉलेज बनाया गया है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर जो है कॉलेज बनाया गया है, अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज बलिया में जो है ये। ठीक है, इंटर अमर शहीद भगत सिंह, ठीक है, इंटर कॉलेज जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसकी जो है गेट है ये। चलिए उनके नाम पर जो है बनाया गया है। ठीक है, भगत सिंह के नाम पर। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, तो रासना में, ठीक है, बलिया में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? तो बलिया में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बलिया में बनाया गया है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए, शहीद भगत सिंह नगर, उनके नाम पर जो है कुछ यादगार चीज़ें जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव, एक ही सिक्के के ढली 2 पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। आइए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एग्जाम फास्ट है तो थोड़ा फास्ट चलना ही पड़ेगा आप लोगों को भी। यहाँ पर देख पा रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें तो 14 मई 1978 को हुआ था। आइए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर, क्या याद रखना है? जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, गांधी जी को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में जन्मे हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार व लेखक कौन? जगदीश चंद्र माथुर जी की पुण्यतिथि पर जो है सादर नमन एवं विनम्र जो है श्रद्धांजलि है। ठीक है, इस तरीके से जो है हर एक आदमी के मन में जो है यह भाव होना चाहिए। महात्मा गांधी कितनी बार जेल जा चुके थे? ठीक है, कितनी बार गए थे बताइए, आप ही लोग बताइए। तो याद रखिएगा बहुत बार जेल जा चुके थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को पहली बार गिरफ्तार किया था। हालांकि यह कोई पहली दफ़ा नहीं थी जब गांधी जी ने जेल की यात्रा की हो। ठीक है, जब गांधी जी ने जेल की यात्रा की हो। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उनकी 6 बार गिरफ्तारी हो चुकी थी। किन्हीं की? महात्मा गांधी की, अपने देश से बाहर। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ये जो इनका मानना था। आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट
ये जो है पाठ का नाम क्या है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है बताइए? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी हैं, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म जो है इनका 2 अक्टूबर हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? तो पोरबंदर। पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, ठीक है, तो इसलिए इसमें वो जोड़ दिया गया है करमचंद गांधी, ठीक है। याद रखिएगा माता जी का नाम पुतली बाई। माता जी का नाम क्या था? तो पुतली बाई था। क्या नाम था? पुतली बाई था, ठीक है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखते चलिए आज जो है आप 2 अक्टूबर गांधी जयंती जी का यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चलिए 2 अक्टूबर तो यहाँ पर हम लोग समझ लीजिए ना, 2 अक्टूबर को ये गांधी जी का जन्म भी हुआ था और 2 अक्टूबर को हम लोगों ने समझ भी लिया, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए 15 जून 2007 UN महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है घोषित किया। क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पर अहिंसा दिवस जो है घोषित किया। किनके? तो महात्मा गांधी जी मानते भी थे। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन कैसा था? कैसा था उनका प्रारंभिक जीवन, ठीक है, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? चलिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन क्या देख लेते हैं? महात्मा गांधी जी के प्रारंभिक जीवन ये देख पा रहे हैं, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। देखिए गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, ठीक है। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज से की थी। आइए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई उन्होंने कहाँ की थी? तो भावनगर के सामलदास कॉलेज से की थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं सामलदास के बाद में अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ से की थी। तो सामलदास, इंटर वगैरह कहाँ से? तो सामलदास, ठीक है। चलिए कहाँ से की थी? तो सामलदास से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 4 सितंबर 1888 कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। कब गए? तो 4 दिसंबर 1888 को गए थे इंग्लैंड बैरिस्टर बनने के लिए। ये देखिए 4 सितंबर 1888 को कानून की पढ़ाई और बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ गए? तो इंग्लैंड गए। कहाँ? इंग्लैंड। 4 सितंबर 1888 को, 4 सितंबर 1888 को। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे गांधी जी? आपको याद होना चाहिए कब लौटे थे। चलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो आपको याद होना चाहिए कब लौटे थे, कब, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में, ठीक है, 1917 में लौटे थे। यहाँ पर देखिए 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह, 1915 में लौटे थे और 2 साल के बाद 1917 में जो इन्होंने क्या कर दिया? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को इन्होंने जो शुरू कर दिया, ठीक है। कहाँ से? तो बिहार में चंपारण से, इसीलिए तो चंपारण यहाँ पर नाम है। चलिए और ये जो है बिहार में चंपारण कहाँ पड़ता है? 2 ठो है, एक होता है पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक, ये ऐसे याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट किए बिहार के चंपारण जिले से। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर 1917। चलिए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। आइए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1918 में जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। कब हुआ? 1920 में जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। आइए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। इस तरीके से 1917 में चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में। और 1918 में क्या हुआ था? 19 से यहाँ पर चलिए याद रखिएगा 1917 में तो चंपारण सत्याग्रह, 1918 में जो है खेड़ा आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन। इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। चलिए क्या तो गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए, ठीक है। इस तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट भी समझ लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। किसको? असहयोग आंदोलन को। गांधी जी इसको क्या कर लिए? वापस ले लिए। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा गांधी जी और उनके साथ कुछ उनके समर्थक भी हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1930 में
उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कर दिया। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। ये देखिए, याद रखिएगा 1930-32 के बीच जो है 3 गोलमेज क्या हुए सम्मेलन आयोजित किए गए। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया। किसने किया? नाथूराम गोडसे। चलिए याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जलाया। तो एमन साहब के जो कर्मचारी थे उन्होंने गांधी जी की झोपड़ी को क्या कर दिया? जला दिया। याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरैया ताल का जल जो है कैसा है? कैसा है? चंचल है। कैसा है? चंचल है। कैसा है? चंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सरैया है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखिए यहाँ से हम जो है गूगल से लिए हैं। ये देखिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए सिपाही की माँ आपको याद रखना है क्या? सिपाही की माँ। क्या याद रखना है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ ये देख पा रहे हैं ये सरैमान वगैरह, ये मतलब आपको समझाने के लिए इस तरीके से जो हमने फ़ोटो लिया है। ठीक है, वाल्मीकि नगर ये तो वहाँ का है। कहाँ का? वाल्मीकि नगर गंडक बराज है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए कुछ फ़ोटो से भी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। ये जो है हिमालय है, ये पिघलता है तो यहाँ पर पानी आता है और इस तरीके से जो है पानी जो है इस जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देख लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट अब देख लेते हैं किन के बारे में। किन के बारे में? चलिए किन के बारे में तो याद रखिएगा सिपाही की माँ। तो आप लोगों ने ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसको? लास्ट जो है हम लोग किसको देख लेते हैं? देखिए सिपाही की माँ को। किसको? सिपाही की माँ को। ठीक है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मोहन राकेश मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। उनके पिता जो है करमचंद बहुत पहले सिंध से पंजाब आ गए थे। वे हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाटक लेखक और उपन्यासकार थे। समाज के संवेदनशील व्यक्ति और समय के प्रवाह से एक अनुभूति क्षण चुनकर उन दोनों के सार्थक संबंध को खोज निकालना राकेश की कहानियों की विषय वस्तु है। आइए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा ये जो है रचित पुस्तक है। आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश द्वारा पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सिपाही की माँ जो कि हिंदी 12th हिंदी में है। पाठ जो है यहाँ पर 8 है। क्या है? 8 है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सिपाही की माँ। यह एक एकांकी है। ठीक है, क्या है? रुला देने वाली एकांकी है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सिपाही की माँ को। ठीक है, सिपाही की माँ को ये देख लीजिए पात्र। ये मुन्नी है ये बिस्नी है और ये मानक सिपाही है। ये पड़ोसी कुंती है और ये सिपाही दूसरा है जो दूसरे देश का सिपाही है। तो सिपाही की माँ इस तरीके से जो है हम कुछ पात्रों को जो यहाँ पर दिखा दिए। आइए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सिपाही की माँ। इस तरीके से ये माँ है और ये कौन है? सिपाही है। ठीक है, ये माँ है और ये कौन है? सिपाही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। चलिए सिपाही की माँ तो मोहन राकेश, इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश जी है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चलिए देखिए, तो इस तरीके से जो है तो यहाँ पर जो है देखिए, ये देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो याद रखिएगा क्या करती देती है? सूत काटती। क्या? सूत काटती दिखाई देती है। 10 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं सिपाही की माँ। ठीक है, रुला देने वाली एकांकी है जैसे कि आपको मालूम भी है। आइए ये जो आप देख रहे हैं अब यूट्यूब पर सर्च करें क्रांति जी के GS। ठीक है, 12th ऑल सब्जेक्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए। चलिए तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।